राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगली सुबह। क्या कहा तुमने? ऐसे कैसे हो सकता है? मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल की मौत नहीं हो सकती, एक आर्मी ऑफिसर ने गुस्से चिल्ला रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि कमांडर ऑफ चीफ थे। कमांडर एंड चीफ कुछ देर कहने के बाद कॉल को कट कर देते हैं। वे अपनी केबिन में बैठे थे और उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। वे परेशान होकर बोले, ऐसे हो ही नहीं सकता। मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल का बैच खाई के पास मिला है। उसे कुछ ही दूरी पर उनकी कार ब्लास्ट हुई है। अगर वह कार के अंदर होता तो वह खाई के पास में मिलता, पर अगर वह खाई में भी गिरा है तो। इससे आगे वह कुछ सोच नहीं पा रहे थे। उन्हें तुरंत किसी का मिस कॉल लगा दिया। उसके माथे पर पसीना निकल रहा था। अमायरा कॉलेज के लिए तैयार थी। उन्होंने आज ब्लू कलर की जीन्स और येलो कलर का टॉप पहना था। उसने अपने बालों को पानी से बना रखा था, पौनी में, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तैयार होकर वह अपने बैग को लेती है और रूम से बाहर निकलने लगी। ठीक उसी वक्त उसके पास किसी का फ़ोन आता है। एक अननोन नंबर देखकर अमायरा अपनी आईब्रोज कर लेती है, पर फिर उसके कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। अमायरा मुंह बंद बनाते हुए बोली, हेलो, कौन? अगर कॉल किया तो मुंह में एक शब्द तो निकालना ही चाहिए। पर फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तो इस बार अमायरा गुस्से से बोली, अगर कुछ नहीं बोलना है तो मैं कॉल कट कर देती हूँ। वह कॉल कट करने ही वाली थी, तभी दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, पिंक पैंथर। यह नाम सुनते ही अमायरा के चेहरे के भाव बदल गए। वह आसपास देखती है, फिर दांत पीसते हुए पूछती है, कौन हो तुम? दूसरी तरफ वाला इंसान बहुत ही सीरियस होकर कहता है, क्या तुम सच में अंडरवर्ल्ड छोड़ रही हो? सिर्फ उस आर्मी वाले के लिए? भले ही इस वक्त माफिया कोई और हो, मगर तुम अभी भी अंडरवर्ल्ड का एक अहम हिस्सा हो। तुम पिंक पैंथर हो। हमारा दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो कोई भी हो, आइंदा से मुझे कॉल मत करना। और दूसरी बात, मैंने काफ़ी पहले ही अंडरवर्ल्ड छोड़ दिया है। मैंने पहले जैसी ताकतवर नहीं रही, और ना मैं अब खर्च करने के लिए मेरे पास फालतू का दिमाग है। प्रेजेंट टाइम में मैं एक आलसी निकम्मी लड़की बन चुकी हूँ, समझे? इतना कहते हुए कॉल कट कर देती है, फिर मुंह बनाते हुए नीचे चली गई। नीचे स्माइली कृष और तक्ष के साथ खेल रही थी। त्राश गद्दे पर लेटा हुआ था। अमायरा को देखते ही वह अपनी आंखें खोल देता है और एक्साइटेड होकर पेट के बल लेटते हुए अपने सर को ऊपर करके उसे देखने लगा। यह देखकर अमायरा जल्दी से उसे गोद में लेकर उसके दोनों गालों को किस करके बोली, मेरा प्यारा बेबी, मेरा इंतज़ार करना, फिर हम तुम्हारे चेकअप के लिए साथ में हॉस्पिटल चलेंगे। ट्रैश अपनी गहरी आंखों से अमायरा को देखते हुए अपने सर को उसके कंधे पर रख लेता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे फिर से इतना शांत देखकर अमायरा को थोड़ी घबराहट हुई। वह उसके माथे पर हाथ रखती है, मगर उसका टेम्परेचर नॉर्मल था। तो उसके माथे पर किस करके बोली, जब तुम इस तरह सुस्त होते हो ना, तो मुझे डर देते हो। क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है? इतना कहकर वो उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर चूम लेती है। त्रांश अपने हाथों को उसके कंधे पर रखकर अपने होठों को उसके अंदर दबा लेता है और उसका चेहरा थोड़ा सा लाल था। यह देखकर अमायरा का दिल दर्द करने लगा। वह त्रांश को लेकर उसे सोफे पर बैठ गई। तभी विश्वास स्टडी रूम से नीचे आता है। अमायरा को देखते हुए उसने रिस्पेक्ट के साथ कहा, भाभी जी, टीजे को कुछ काम है, इसलिए वे आज कॉलेज नहीं जा रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको छोड़ने के लिए कहा है। हमारा त्रांश को अच्छे से गोद में लेते हुए विश्वास को देखते बोली, नहीं, मैं आज नहीं जा रही। मुझे लगता है मेरे पीका की हालत ठीक नहीं है। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकती। हमारा ने अपने बैग से दूसरी तरफ रख दिया और विश्वास आगे कुछ बोलता और वह वहाँ से चला जाता है। इस वक्त तंश भी स्टडी रूम से नीचे आ रहा था। उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी थी और ब्लैक पैंट। उसके बाल जेल से सेट थे और उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसे देखती हमारा मुंह बना लेती है। उसने तंश के पीछे से आ रहे जय को देखते हुए कहा, जय ब्रदर, आप पीका को पकड़िए ना, मैं जब तक उसकी दवा लेकर आती हूँ। ये सुनकर जय ने त्रांश को देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। यह देखकर वह अपने कदम पीछे लेते हुए एकदम से बोला,
क्या तुम चाहती हो कि मैं इस लिटिल डेविल को लूँ? बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे कूद रहा है, जिसे अभी खा जाएगा मुझे। हमारा नज़र नीचे करके त्रांश को देखती है, जिसकी आंखें बंद थी। वह गुस्से से बोली, आप मेरी बेटी को डेविल नहीं बोल सकते, उसकी तो आंखें बंद हैं। कहाँ घूर रहा है वह? जय की बोलती बंद हो गई। तभी उसने देखा त्रांश फिर से उसे घूर रहा है, मगर हमारा को देखते ही वह तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। हमारा त्रांश को देखती है। तंश को दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। तंश चुपचाप सोफे पे बैठ जाता है और अपने फ़ोन को निकाल कर कुछ करने लगता है। हमारा उसे तिरछी नज़रों से घूरते हुए मन में बोली, कितना घमंडी है, कल रात से मुझसे बात ही नहीं की है, मैं भी बात नहीं करूँगी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर तंश के सामने चली गई, मगर तंश से नज़र उठाकर उसे नहीं देखा। हमारा तुरंत त्रांश को उसकी गोदी में लिटा देती है। तंश उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। वो अमारा को मुस्कुराते हुए मिनी को देखती है जो किचन से काफ़ी लेकर आ रही थी। उसने मिनी से कहा, मकोई कोई मुझे घूर रहा है, ज़रा उसे बता दो। मैंने यह बच्चे अकेले पैदा नहीं किए, अगर वह मेरे हैं तो वह उसके भी हैं। मैंने बच्चों को फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवाया नहीं है। वह तुरंत रूम में चली गई। मिनी को कुछ समझ नहीं आया। वह अपनी जगह पर खड़ी थी, मगर तंश समझ गया कि अमारा उसे सुना रही है। वह अपनी नज़र नीचे करके त्रांश को देखता है। तभी त्रांश ने अपने पैर को उठाकर उसके हाथ पर मारा। तंश उसके गालों को दबाते हुए ठंडी आवाज़ में बोला, तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? त्रांश अपनी जीभ को बाहर निकालता है और उसे हिलाते हुए लगा। वह देखकर तंश दांत पीसते हुए बोला, व्हाट आर यू डूइंग? त्रांश अपने पैर को उसके ऊपर करके फिर से तंश के हाथ पर मारता है। तंश उसके पैरों को पकड़ लेता है और त्रांश एकदम से रोने लगा। तंश जैसे ही उसके पैर को छोड़ता है तो वह फिर से उसके पैर पर मारने लगता है। तंश फिर से उसके पैर को पकड़ लेता है तो वह सीढ़ियों की तरफ देखते हुए रोने लगता है। हमारा को सीढ़ियों से नीचे आते देखकर त्रांश अपने हाथ को ऊपर कर लेता है। हमारा जल्दी से दवा को टेबल पर रखती है और त्रांश को गोद में लेकर तंश को घूरते हुए बोली, अभी सिर्फ 1 ही मिनट नहीं हुआ और तुमने मेरे बेटे को रुला दिया। उसे डांटने की क्या ज़रूरत थी? वह छोटा बच्चा है, आखिर उसने किया ही क्या तुम्हारे साथ? तंश कोई जवाब नहीं देता, बस लगातार उसके सामने खड़े माँ बेटे को घूरता रहता है। हमारा दोबारा त्रांश को तंश की गोद में लिटा देती है और उसके दवा निकलते ही त्रांश के गालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, बच्चे अपने मुंह को खोलो। त्रांश तुरंत अपने मुंह को खोल देता है। हमारा उसके मुंह में दवा डाल देती है। त्रांश चुपचाप ले लेता है। तभी अमेरा को कुछ याद आता है और वह जल्दी से तंश के हाथ में दूसरी दवा देते हुए बोली, इसे पिला दो, मैं भी आती हूँ। कहकर वह जल्दी से भागते हुए रूम में चली गई। तंश त्रांश को घूरता है, फिर दवा को निकालता है और उसके मुंह में डालने लगता है। त्रांश नखरे करते हुए अपने चेहरे को इधर उधर करता है और हाथों को चलाने लगता है। तंश को लगता नहीं था कि वह इस तरीके की हरकत करेगा, जिस कारण पूरी दवाई जमीन पर गिर गई। तंश केवल अपने हाथ में पकड़ी बोतल को घूरता रहा, क्योंकि उसके ढक्कन में जो दवा था वह सब नीचे गिर चुका था। वह कुछ बोलता उससे पहले ही अमारा आ चुकी थी। अमारा को देखते ही त्रांश रोने लगा। अमारा ने देखा कुछ दवा तंश और त्रांश के कपड़ों पर ही गिर गई है। वह गहरी सांस लेती है और फिर माथे को सहलाते हुए अपने हाथ में पकड़ी दवा को बोतल को खोलती है। उसमें से 2 टैबलेट निकालकर उसे तुरंत तंश के मुंह में अंदर डाल कर पानी के गिलास को उठाकर उसे तंश के मुंह से लगाते बोली, पियो जल्दी। तंश एक पल के लिए हैरान हो जाता है, मगर वह चुपचाप पानी पी लेता है। अमारा त्रांश को भी दवा पिलाती है। कुछ वहीं दूसरी तरफ जय कॉलेज जा चुका था और उसके साथ मिनी भी गई थी। तनिष्क और शुगर हॉस्पिटल में चले गए थे। पूरे घर में केवल अमारा, तंश और बच्चे ही थे, क्योंकि स्माइली भी किंडरगार्टन गई थी। तंश को कुछ काम था, मगर अमारा उसे करने नहीं देती। वह बच्चों को और तंश दोनों को ही गार्डन में लेकर आ गई, जहाँ पर बड़ी सी दरी बिछी हुई थी। वहाँ पर कुछ खिलौने भी रखे थे। अमारा ज़मीन पर बैठी थी। उसके बगल में 4 बच्चे लाइन से लेटे थे। तंश अमारा की गोद में अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बार नहीं कह रहे थे, मगर अमारा उसकी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसका एक हाथ लगातार तंश के बालों पर चल रहा था।
ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। तंश अचानक अमायरा तंश को बुलाती है। तंश धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। उसकी गहरी आंखें जैसी अमायरा की आंखों से टकराई, अमायरा अपने होठों पर दबा देती है। इसी वक्त तंश का फ़ोन बजने लगा। तंश तुरंत अपने फ़ोन को निकालकर जैसे स्क्रीन पर नाम को देखता है, उसकी पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। अमायरा कुछ गड़बड़ी महसूस करती है, मगर उसने पूछा नहीं। तंश उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो जाती हैं। उसने जाते हुए देखकर अमायरा एकदम से बोली, क्या तुम जा रहे हो? तंश रुक गया। वह पीछे मुड़कर अमायरा के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और एकदम से उसे किस कर लेता है। अमायरा उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी पकड़ तंश के कॉलर पर कस गई। 10 मिनट बाद उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। तभी उसकी वक्त तंश उसे खुद से दूर कर देता है। अमायरा जल्दी जल्दी सांस लेती है। तंश उसके माथे पर किस करके बोला, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मेरा इंतज़ार मत करना, डिनर कर लेना। इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं बोला और तुरंत चला गया। अमायरा अभी भी हैरान थी। वह जाते हुए केवल तंश की पीठ को देख रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी अमायरा के फ़ोन में भी एक मैसेज आता है। वह ये मैसेज पढ़ती है तो खुश होकर बोली, केवल को होश आ गया। मोमो उसके पास ही लेटा था और उसकी तरफ देख रहा था। अमायरा उसे गले लगाकर बोली, अब मैं तुम लोगों को तुम्हारे मामू से मिलवाऊंगी। मोमो अमायरा के हाथ को पकड़कर उसे एक देखने लगता है तो अमायरा हंस देती है। वहीं दूसरी तरफ तंश बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। वह इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसकी पीठ उसके कार से सटी हुई थी और उसकी आंखों में गॉगल्स था। चेहरे पे एक मास्क था। उसने पास 3 आर्मी ऑफिसर मौजूद थे। एक ने घबराते हुए कहा, सर मुझे पूरा यकीन है हर्ष सर ने खुद को बचा लिया होगा। उनके पास अंकिता मैडम भी थी। यही नहीं, हमने किसी को नहीं बताया कि अंकिता मैडम मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं। यह बात सिर्फ हम तीनों को और आपको और हर्ष सर को पता है। आपके कहने पर मैं उन सभी लोगों को भी मार दूंगा जो अंकिता मैडम के साथ काम करते थे। तंश अपने सर को हिला देता है। दूसरी तरफ ऑफिसर बोला, सर आपको क्या लगता है? तंश काफ़ी देर तक चुप रहा। अचानक उसी नज़र वहाँ आई एक कार पर टिकी। ऋषभ आर्मी यूनिफॉर्म में हेडक्वार्टर के अंदर जा रहा था। यह देखते ही तंश की आंखें गहरी हो गई। उसने अपने हाथों की 2 उंगलियों को मसलते हुए ठंडी आवाज़ में कहा, जितने भी लोगों को स्पेशल फोर्स में शामिल किया गया है उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। ऐसे कोई लोग जो हैं जो आर्मी में गद्दारी कर रहे हैं, पर मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उनसे फ़र्क पड़ता है जिन्होंने जिंदल खानदान की तरफ आंख उठाकर देखी है। बाकी आर्मी ऑफिसर तंश की नज़रों को पीछा करते हुए ऋषभ को जाते हुए देख रहे थे। तंश की एक नज़र नफरत से पूरे हेडक्वार्टर को देखा और जाने लगा। तभी एक ऑफिसर खुद से रोक नहीं पाया, एकदम से बोला, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? तंश रुक जाता है, मगर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गुस्से को महसूस करते ही वह तीनों डरते हुए पीछे हो जाते हैं। तभी तंश बिना मुड़े ही दांत पीसकर बोला, कभी नहीं, अगर मैं मर जाऊं तभी कभी नहीं कदम रखूंगा। वह चला गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। इस रात के अंधेरे में खाई में नीचे एक गहरी नदी थी और उसमें कुछ ही दूरी पर भयानक जंगल था जहाँ पर थोड़ी सी हलचल महसूस हो रही थी। पत्ते हिलते हुए महसूस हुए। तभी उन पत्तों के बीच में एक हाथ दिखा जो जख्मी था। धीरे धीरे वह इंसान उठकर बैठ जाता है। उसने आर्मी यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो आसपास देखता है। भले ही अंधेरा था और वह थोड़ा बहुत देख पा रहा था। उसके पीछे एक पेड़ था। वह इंसान सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। तभी उसे एकदम से कुछ याद आया और वह आसपास देखते हुए आवाज़ लगाते बोला, मिसेस रॉबर्ट, वेयर आर यू? मगर खामोशी के अलावा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हर्ष को अब चिंता होने लगी थी, मगर वह अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक करने अपने पॉकेट में हाथ करके कुछ ढूंढने लगता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान अपने हाथ में पहनी हुई वॉच पर चला गया। वह जल्दी से अपनी वॉच में लगी एक सीक्रेट लाइट को ऑन करता है, मगर फिर भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा था। हर्ष अंकिता को फिर से आवाज़ लगाता है, मिसेस रॉबर्ट तुम कहाँ हो?
हर्ष अंकिता को बेचैन होकर आसपास ढूंढने लगा, मगर अंकिता उसे नहीं मिल रही थी, इसलिए वह थोड़ा सा परेशान हो गया। लगभग आधे घंटे तक हर्ष अंकिता को ढूंढता रहा। वह धीरे धीरे उस नदी की तरफ बढ़ रहा था। रात का अंधेरा, घना जंगल और ऊपर से इतनी गहरी नदी थी, जिस कारण वहाँ पर थोड़ी ठंडक भी थी। हर्ष नदी के पास पहुँच चुका था। अचानक ही उसका पैर किसी चीज़ से लड़खड़ा गया और ज़मीन पर गिरने लगा, मगर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे कोई लेटा है, तो वह जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसने उस चीज़ को ऊपर अपने हाथों में फेरा तो वह हैरान होकर बोला, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं मिसेस रॉबर्ट? उठो, तुम्हें भी मेरे साथ इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। तुम नदी के किनारे क्या कर रही हो? हर्ष ने महसूस किया कि अंकिता की बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ गई थी। अगर उसकी बॉडी थोड़ी देर और ठंडी रहती तो उसकी जान जा सकती थी, इसलिए हर्ष और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसने अंकिता को अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखने लगा। उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि अगर कोई उन्हें ढूंढ भी जाए तो भी यहाँ से बाहर निकलने में घंटा लग सकता था, यहाँ तक कि शायद सुबह भी हो सकती थी। फिर उसने अंकिता को देखा जो ठंड से कांप रही थी। हर्ष अंकिता को एक सेफ जगह लेकर जाना चाहता था। बहुत ढूंढने के बाद उसे वहाँ पर एक छोटी सी गुफा नजर आई। वह अंकिता को लेकर वहाँ पर चला जाता है, मगर ठंड बढ़ते ही जा रही थी। हर्ष ने अपनी शर्ट को निकालकर जमीन पर बिछा दिया और अंकिता को उस पर लिटा दिया। उसने जल्दी से लाइटर निकाला, क्योंकि हर्ष हमेशा अपने पास लाइटर रखता था। वह आसपास कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करता है और उन्हें जलाता है। उसने अंकिता को अपनी गोद में बिठाया था। वह उसके शरीर के टेम्परेचर को कम करना चाहता था, मगर अब अंकिता के होंठ नीले पड़ गए थे। यह देखते हुए हर्ष घबराते हुए बोला, अंकिता? मगर अंकिता के शरीर में अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। हर्ष को समझ नहीं आया कि वह क्या करे जिसने अंकिता की जान बचाई जा सके। उसने माथे पर मसलते हुए अपने कुछ सोचा, तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसे सोचते हुए अपने होठों को दबा लेता है। वह अंकिता के सफ़ेद बड़े चेहरे को देखते हुए बड़बड़ाने लगा, क्या मुझे तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा? क्या यह सही है? इतना कहते हुए इसने अंकिता को कमर पर हाथ रखा। हर्ष की धड़कन बढ़ गई। उसकी नज़र अभी भी अंकिता के होठों पर थी, जो नीले पड़ रहे थे और कांप रहे थे। इसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।